नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ा और चौंकाने वाला कानूनी मोड़ आ गया है। दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया है। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का कॉग्निजेंस लेने से ही मना कर दिया है। और वजह ये नहीं है कि अदालत ने ये तय कर दिया है कि कौन सही है या गलत है, बल्कि इसकी वजह ये है कि कानून की प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया है। तो असली सवाल ये है कि क्या ईडी बिना एफआईआर के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं उनका केस शुरू कर सकती है। कानूनी सवाल ये है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले शुरू कर सकती है क्या? कानून यहां पर गलती की बात कहां बता रहा है इस पूरे मामले में, उसको हम समझ रहे हैं। ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ कानूनी जानकारी के लिए है। लॉ क्या कहता है और एक्चुअल में इस केस में क्या हुआ है। और अगर आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और टिप्पणी करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी, दिस इज ओनली एंड ओनली लीगल एनालिसिस ऑफ दिस मैटर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि के बारे में। ये जो पूरा विवाद है ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो कभी नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशक था। घटनाक्रम शुरू इस प्रकार है कि एजेएल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारी कर्ज था। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL नाम की एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल का कर्ज अपने नाम ले लिया। इसके बाद YIL को एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया, जिनकी कीमत कथित रूप से 2000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक थे। इसी आधार पर आरोप लगाए गए कि एजेएल की बहुमूल्य संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है और उनसे मिलने वाली आय को अपराध की आय यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया गया। अब बात करते हैं इस केस की। इस केस में ईडी की एंट्री क्यों हुई और कैसे हुई। इन आरोपों के आधार पर कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला जो आरोप था उसके बेस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पीएमएलए एक्ट अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच शुरू की और ईडी ने अदालत में एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की एक कंप्लेंट दायर की, जिसके तहत आरोप लगाए गए कि सेक्शन 3 पीएमएलए की धारा 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है, धारा 4 मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत सजा का जो प्रावधान करता है, और इसके साथ साथ धारा 44, 45 और 70 पीएमएलए के लगाए गए। इसके तहत ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आई। इस केस में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें शामिल थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और एजेएल से जुड़े बाकी अन्य लोग। अब बात करते हैं कि दिल्ली कोर्ट के सामने असली कानूनी सवाल क्या था इस मामले के अंदर। यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में स्पेशल जज विशाल गोगोने के समक्ष आया, जहां अदालत के सामने सवाल यह नहीं था कि आरोप सही है या गलत। मानिएगा कि सवाल यह नहीं था कि आरोप सही है या गलत, बल्कि असल सवाल यह था कि क्या बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग का जो अधिनियम है उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल सकता है क्या बिना एफआईआर हुए, क्योंकि यहां तो सिर्फ कंप्लेंट हुई थी, ईडी की तरफ से कंप्लेंट की गई थी, कोई एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल सकता है क्या? और इस सवाल पर अदालत का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। अब बात करते हैं पीएमएलए के तहत एफआईआर क्यों अनिवार्य है, उसको भी समझना जरूरी है। लीगल एनालिसिस में आपको बता रहा हूं। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कानून के अनुसार एक वैध पीएमएलए केस के लिए जरूरी होते हैं पहले कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, जो शेड्यूल के अंदर कोई अपराध है वो होना चाहिए। दूसरा, उस शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मतलब जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है उसके लिए एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, और उस अपराध से अपराध की आय यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो निकली हुई होनी चाहिए।
तभी पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस केस में समस्या ये थी कि जो ईडी की शिकायत थी, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी, वो सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत दायर एक प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित थी। धारा 200 सीआरपीसी प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित थी। यहां पर जो कंप्लेनेंट थे वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल की गई थी। जो कंप्लेनेंट कौन थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उस समय तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी जब ईडी ने पीएमएलए की शिकायत दाखिल की। जब पीएमएलए के अंदर ईडी ने शिकायत दाखिल की, उस समय तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अदालत ने कहा कि यह स्थिति कानूनन तौर से स्वीकार्य नहीं है। अब बात करते हैं कि दिल्ली कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसको समझते हैं। आप ये मुझे बताइए कि आपको एक कानूनी विश्लेषण कैसा लग रहा है, आप मुझे ये भी बताइएगा। अदालत ने इस मामले के अंदर स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में कहा कि बिना शेड्यूल्ड ऑफेंस की एफआईआर के जो ये पीएमएलए कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून है, इसके तहत कार्रवाई चल ही नहीं सकती। चूंकि ईडी की शिकायत एक प्राइवेट पर्सन की कंप्लेंट पर आधारित थी, इसलिए अदालत को उस पर संज्ञान लेने से कानूनन रोकता है। इसलिए जो धारा 3 है, धारा 4 है पीएमएलए की, उसके तहत संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और ईडी की शिकायत खारिज कर दी गई। यहां पर समझिएगा कि कोर्ट ने ईडी की शिकायत को ही खारिज कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने आरोपों के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मैरिट्स पर कोई डिसीजन नहीं दिया है। बस ये बोला है कि क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए हम ईडी की चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि ये मैटर जो है प्राइवेट कंप्लेंट पर दायर हुआ है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती। अब यहां पर कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, उसको समझिएगा। अदालत ने इस मामले के अंदर यह भी नोट किया कि अब जब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी जांच अभी भी जारी है। देखिए, जब ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर हुई थी तब उस समय पर एफआईआर दर्ज नहीं थी, मगर आज की स्थिति में देखें तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर इसके अंदर दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में इस स्तर पर ईडी के आरोपों को मेरिट पर चर्चा करना जल्दबाजी होगा। तो जो ईडी ने आरोप लगाए हैं, जब इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी ईडी के आरोपों पर मेरिट के बेस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई फैसला सुनाना जल्दबाजी होगा। यदि कानून अनुमति देता है तो ईडी आगे चलकर नई कार्रवाई कर सकती है। मतलब अगर कानून के अंदर प्रावधान है तो ईडी चाहे तो नई कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज हो रखी है उसके बेस पर नई चार्जशीट वगैरह आने वाले समय के अंदर फाइल कर सकते हैं, अगर कानून अलाउ करता है तो। इसलिए फैसला केवल प्रक्रियात्मक राहत है, यानी कि प्रोसीजरल रिलीफ है, कोई अंतिम फैसला नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले जरा रुककर सोचकर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि एफआईआर जैसी प्रक्रियात्मक जो शर्त है वो जांच एजेंसियों की शक्ति पर जरूरी नियंत्रण है, या ये बड़े मामले में जांच को धीमा कर देती है? आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। अब इस पूरे मैटर का थोड़ा सा और लीगल एनालिसिस और थोड़ा बारीकियों को, कानूनी बारीकियों को और समझते हैं। यह आदेश एक बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है कि कानूनी प्रक्रिया कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि आपराधिक न्याय की रीढ़ होती है। आपको उसको फॉलो करना ही होता है। ईडी जैसी शक्तिशाली एजेंसियां भी ड्यू प्रोसेस को पालन करना उनके लिए भी अनिवार्य है। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है। तो सभी को, कोई भी संस्था हो, उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होता है और कानून की सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है। अदालतें तब हस्तक्षेप करेंगी जब कानून की सीमा लांघी जाएगी। खासकर जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए केस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें पीएमएलए, एफआईआर, शेड्यूल्ड ऑफेंस और कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान जैसे टॉपिक सीधे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेशनल हेराल्ड केस पर एक डिटेल्ड कानूनी विश्लेषण आपके लिए लेके आऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं कि जो ये आज का फैसला आया है दिल्ली कोर्ट का, ये आदेश करता क्या है और ये क्या नहीं करता है। यहां बात आप एक बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जो ये आदेश है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को
इस स्तर पर राहत दे रहा है, प्रक्रियात्मक रूप से राहत दे रहा है। ये उन्हें दोषमुक्त घोषित नहीं कर रहा है, ये केस को हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहा है, यहां पर ईडी को भविष्य में कार्रवाई से पूरी तरह नहीं रोकता है। जो फैसला है, ईडी चाहे तो भविष्य में कार्रवाई कंटिन्यू कर सकती है यदि कानून अनुमति दे रहा है तो। अदालत ने इस मामले के अंदर बस इतना कहा है, पहले सही कानूनी रास्ता अपनाइए। जो अभी आप रास्ता अपना के आए हैं वो बिल्कुल गलत है, वो कानून संगत नहीं है, आप सही तरीके से आइए। अब मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा है? पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। यहां हम सिर्फ कानूनी बातों को समझते हैं। अब मामले के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आज के सेशन के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नेशनल हेराल्ड केस इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आपराधिक कानून में प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये फैसला हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति कानून के अधीन होती है, शक्ति मनमानी कभी नहीं हो सकती, अपनी मर्जी के हिसाब से आप चीजें नहीं कर सकते हैं। प्रक्रिया नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और अदालतें तब दखल देती हैं जब वैधानिक सीमाएं पार की जाती हैं। जैसे इस स्थिति के अंदर वैधानिक सीमाएं पार की गई, कानून से बाहर जाकर रास्ता अपनाया गया। हालांकि इस मामले के अंदर कोर्ट ने यह कहा है कि आप सही रास्ता अपना के आएंगे तो आपको यहां पर इसमें आगे बढ़ोतरी होगी, इस मामले के अंदर आगे बढ़ा जाएगा यहां पर, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने कोई मैरिट्स पर क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है क्या दोषी है या नहीं है, इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है। आज का जो ये सेशन है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा और ऐसे ही स्पष्ट और भरोसेमंद विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और उसके साथ साथ चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहें। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, उसको दबाकर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम और ऐसे बेहतर सेशन ला पाएंगे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।